मैंने करा है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन जो ये टॉपिक है जो मैं बताने वाला हूँ उससे बोलते हैं गैट। अब जो आपकी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है गैट, गैट या WTO भी बोला जाता है इसको, WTO, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है WTO, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा गैट क्या है, पहले गैट की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ये आ जाता है कई बार। इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, इसका जो गैट का मेन ऑब्जेक्ट था, इसके मैं नोट भेजूंगा तो उसमें लिखा होगा इसके बारे में प्रॉपर। जो इसका मेन ऑब्जेक्ट था, गैट का मेन ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया जो किसके रिगार्डिंग में, टैरिफ के रिगार्डिंग में और ट्रेड। किसी कंट्री से हमारा ट्रेड चलता है तो उसमें हमें कितना टैरिफ रखना है कितना नहीं रखना है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द गैट, अगर आप गैट के मेंबर बन जाते हो, अगर आप गैट के मेंबर बन जाते हो तो आप लोग बेटा एक आपके लिए टैरिफ की और ट्रेड की एक ना लिमिट फिक्स हो जाएगी। जैसे मैं इंडिया भी मेंबर है, मान लो पाकिस्तान भी मेंबर है गैट का, तो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि आप एक लिमिट से टैक्स ले सकते हैं, लिमिट से ज्यादा आप टैरिफ नहीं कर सकते या ट्रेड कर सकते हो तो कितनी लिमिट में कर सकते हो, क्या क्या जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो सारी गैट में डिसाइड होती है। तो गैट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाती है। जैसे अगर आप देखो आप मेंबर बन जाते हो उसके तो आपको बहुत सारी कहते हैं ना बहुत सारी पावर मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो साइन किया था जिसका मेन ऑब्जेक्ट था ऑफ फ्री ट्रेड, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड इन ऑर्डर टू हेल्प, इन ऑर्डर टू हेल्प हेल्प इन द ग्रोथ, इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of all member countries, of all member countries, ठीक है बेटा। जिसका मेन ऑब्जेक्ट था, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, फ्री ट्रेड करना, मतलब बिना किसी रोक टोक के ट्रेड करना, ऑर्डर इन हेल्प, जिससे कि कंट्री की ग्रोथ भी हो सके साथ साथ डेवलपमेंट भी हो सके, किनका जो भी इसकी मेंबर होंगी कंट्री, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था। इसके अंदर जो साइन किया था जो 1947 में स्टैब्लिश हुआ था गैट प्रॉपर तरीके से, जिसमें 23 कंट्रियों ने साइन किए थे, 23 कंट्री में साइन किए गए थे, इसके 23 मेंबर थे। बट गैट को, गैट जब सक्सेस होता गया और काफी मेंबर जुड़ते गए, जैन 1 जैन 1995 में बेटा किसमें कन्वर्ट कर दिया गया गैट को, गैट को कन्वर्ट कर दिया गया WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। कब कन्वर्ट किया गया बेटा, 1 जैन 1985 को। और एट प्रेजेंट इसके 164 मेंबर हैं, 164 मेंबर्स हैं। ये क्वेश्चन आता है इसका, अभी प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं WTO के, तो बेटा WTO के कितने मेंबर है, 164 मेंबर है। कुछ बुक्स के अंदर इसके ओल्ड डाटा दे रखे हैं, है ना, 1118 दे रखा होगा, लेकिन जो प्रेजेंट में इसके मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स हैं बेटा, 164 मेंबर्स हैं। तो ये गैट है। अब एक गैट को ही बच्चे बोलते थे गैट को WTO, गैट और WTO दोनों सेम ही है, और गैट को कन्वर्ट करा गया WTO में। जब इसके मेंबर बढ़ते आ रहे थे तो गैट कैरी नहीं कर पाया था, तो उन्होंने बोला था अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, देखिए पहले इसका नाम क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब किसी भी कंट्री के साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको एक एग्रीमेंट में साइन करने होंगे, तो इसलिए इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। जिसका जो भी मेंबर बनता था तो कहता लिखा ना, फ्री ट्रेड इन ऑर्डर टू हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल मेंबर कंट्री। जो भी इसका मेंबर बनता था वो इजीली क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, और साथ साथ कंट्री डेवलप हो सकती है। 1947 में इसके ओनली 23 मेंबर्स थे, ठीक है, गैट के। जब ये स्टार्ट हुआ था 1947 में स्टार्ट हुआ था गैट, लेकिन 1 जन 1985 को इसका नाम चेंज करके WTO करा गया था, क्योंकि यार देखो 164 कंट्रियां मेंबर
ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड की हमारी जितनी वर्ल्ड के अंदर कंट्री है 200 के अराउंड में, तो बेटा उसमें से 164 कंट्री ऐसी क्या बन चुकी थी, मेंबर बन चुकी थी, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया कि जो भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर होगा। अब इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होता है डब्ल्यूटीओ के, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको क्लियर हो गया ना सब बच्चों को? जो बच्चे बाद में जुड़े हैं ध्यान रखना भाई, तुम लोग टाइम से आ जाया करो। मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो क्या लास्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और सब बच्चों को समझ आएगा। जो बच्चे बीच में पढ़ रहे हैं चैप्टर ज्वाइन करा है जिन्होंने और कुछ दिक्कतें हो रही होंगी उनको, तो उन बच्चों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ भाई अब टाइम से आना, नेक्स्ट क्लास के न्यू चैप्टर कराऊंगा मैं आपको। देखिए मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मैंने बोला था ग्लोबलाइजेशन में 3 ऑर्गेनाइजेशन होती थी। पहले होता था वर्ल्ड ट्रेड, मैंने पढ़ाया था, एक आईएमएफ होता है, तीसरी मैं आज पढ़ रहा हूँ जिसे बोलते हैं गैट है डब्ल्यूटीओ। गैट के बारे में मैंने बताया, गैट की फुल होती है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था बेटा? इन ऑर्डर टू हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल मेंबर कंट्री। जितनी भी कंट्री है बेटा, मेंबर कंट्री होंगी, वो क्या कर सके, अगर आप गैट के मेंबर बन जाते हो तो आप फ्री ट्रेड कर सकते हो किसी भी कंट्री के साथ, और जो भी इसकी मेंबर बनती थी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बढ़ावा मिल सके, उसमें हेल्प मिल सके। ठीक है, 1947 में स्टैब्लिश हुआ था, जब इंडिया आजाद हुआ था, जब ये स्टैब्लिश हुआ था गैट, और इसके अंदर 23 कंट्री मेंबर थी इसकी। लेकिन गैट को 1 जनवरी 1985 में कन्वर्ट कर दिया गया था डब्ल्यूटीओ में, और इसके एट प्रेजेंट कितने मेंबर है? 164 मेंबर है। तो बेटा ये गैट वर्क कैसे करता है? गैट वर्क कैसे करता है? गैट के फंक्शन क्या होते हैं? गैट के फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ गैट। सर 1947 में इंडिया भी था मेंबर गैट का? हाँ बेटा, इसका मेंबर था गैट, गैट का मेंबर इंडिया भी बना था, इसका मेंबर इंडिया भी बना था। अब ये मत पूछना पाकिस्तान भी बना था, पाकिस्तान की तो बहुत बुरी हालत थी, तो पहले इंडिया इसका मेंबर बना था। ठीक है बेटा, पढ़ाऊं आगे? सर बताओ। देखिए अब बेटा इसके फंक्शन जो होते हैं गैट के, जब इंकरेज करता है, पहली बात तो जो डब्ल्यूटीओ होता है, ये इसके अंदर जो भी एग्रीमेंट होता है, डब्ल्यूटीओ के अंदर जो भी एग्रीमेंट होते हैं, वो कवर करते हैं, क्या कवर करते हैं बेटा? ट्रेड को कवर करते हैं। ट्रेड किसका? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। इसके अंदर अगर आप मेंबर हो तो किसी भी कंट्री के साथ आप गुड्स और सर्विस को परचेज कर सकते हो, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आप बढ़ावा मिलता है इससे बेटा। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर ना आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो। WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड कौन सा ट्रेड होता है बेटा? इसके अंदर आप दोनों ट्रेड कर सकते हो, बोथ बायलैटरल ट्रेड बताया था ना, जो दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। आप कोई सा भी ट्रेड जो आपको कंफर्टेबल लगता है, वैसे 99% कंट्री मल्टीलेटरल ट्रेड करती है। तो बेटा क्या होता है, ये बायलैटरल ट्रेड उन कंट्री के बीच में होता है जो बहुत स्मॉल कंट्री होती है, जो आपस में एक दूसरे से लेन देन कर रही होती है, तो उनके बीच में अगर वो दोनों कंट्री मेंबर है तो बायलैटरल ट्रेड भी कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये बेटा कुछ इसके लिए ये वॉचडॉग की तरीके से वर्क करता है। WTO इट इज अ वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज अ वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वॉचडॉग की तरीके से वर्क करता है। वॉचडॉग समझते हो? एक निगरानी रखता है भाई इंटरनेशनल ट्रेड में कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, कोई कंट्री के साथ गलत तो नहीं कर रही है। और ये किसके साथ वर्क करता है? WTO किसके साथ डील करता है? इट कोऑपरेट विद IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ वर्क करता है। वर्ल्ड बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक इसे पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, वर्ल्ड बैंक इसे पूरा सपोर्ट देता है।
प्रोसीजर पूरे बनाता है, जिसके लिए रूल मतलब ट्रेड के लिए रूल्स क्रिएट करता है, पॉलिसी क्रिएट करता है, इसके लिए फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या रूल होने चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, वो कौन करता है बेटा? रेडी, वो रेडी हमारा WTO करता है जी, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और साथ साथ इसके पास एक ट्रेड डिस्प्यूट कोर्ट भी होता है। WTO ने कोर्ट बना रखा है जिसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है। इसमें जो भी डिस्प्यूट होते हैं WTO ने क्या बना रखा है? WTO ने कोर्ट बना रखा है। जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाती है तो मान लो पाकिस्तान भी इसका मेंबर और इंडिया भी मेंबर है। अभी तो प्रेजेंट में WTO का मेंबर पाकिस्तान भी है ना? तो अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की मेंबर है और भाई इंडिया की वॉर हो जाती है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को WTO बोल देगा तू लड़ाई तो कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लड़ाई तेरी चलती रहेगी, वॉर तेरी चलती रहेगी, बट तुम्हारे बीच में ट्रेड नहीं रुकना चाहिए अगर तुम मेंबर हो। मतलब आपस के डिस्प्यूट भी सेटल करता है। जो इनके डिस्प्यूट होते हैं आपस में कंट्री के बीच में, डिस्प्यूट सेटलमेंट कोर्ट बना रखी है किसने? WTO ने। सेटलमेंट कोर्ट बना रखी है किसने बेटा? WTO ने। डिस्प्यूट सेटलमेंट कोर्ट बना रखी है किसने? बना रखी है बेटा? WTO ने। कि आपस में कोई भी डिस्प्यूट होंगे तो उनको बेटा उनको कौन सॉर्ट आउट करेगा बेटा? WTO उनको सॉर्ट आउट करेगा। तो ये कुछ फंक्शन है, मेन फंक्शन है जो WTO करता है। किसके लिए करता है बेटा? 4 मेंबर, जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनके लिए वर्क करता है ये वाले। सर इसका फर्स्ट पॉइंट फिर से बताना। फर्स्ट पॉइंट है बेटा WTO एग्रीमेंट है, जो WTO के अंदर जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो कवर करते हैं ट्रेड ऑफ गुड्स सर्विस टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अगर इंडिया फॉरेन के साथ कोई भी ट्रेड करना चाहता है किसका? गुड्स और सर्विस का। फैसिलिटेट मतलब उसको आसान बना देता है WTO। पहले जो बहुत टफ होता था ना, चाहे आप बायलैटरल ट्रेड करो चाहे मल्टीलैटरल ट्रेड करो किसी भी कंट्री के साथ, उसको बहुत फैसिलिटेट कर दिया। फैसिलिटेट मतलब बहुत उससे आसान बना दिया किसने? WTO ने। पहले किसी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। कल मैं प्रोसीजर देख रहा था कि फॉरेन में टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर मैं फॉरेन में जाके टीचिंग करना चाहता हूँ तो मैंने सोचा चलो भाई फॉरेन में अप्लाई करके देखता हूँ कहीं पे किसी कंट्री के अंदर। तो उसमें टीचिंग अप्लाई करने के लिए क्या था, वहाँ पे टीचिंग का लाइसेंस होता है। वहाँ पे टीचिंग का लाइसेंस होता है। अब सोचो मैं वो इंडिया की मैं डिग्री लेके जाऊंगा ना वहाँ पर, अगर तो इंडिया की डिग्री को वो मार के फेंक देंगे, वहाँ पे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे टीचिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा मुझे, अपनी डिग्री बतानी पड़ेगी और मेरी इंडिया की यूनिवर्सिटी से वहाँ पे लेटर जाएगा। मेरी बात सुनना, उसी चीज से मतलब पहले जो अगर मैं डायरेक्ट मेंबर बन जाता हूँ किसका, अगर मैं जाके सीधा वहाँ एडमिशन ले लेता हूँ ना वहाँ किसी कोर्स में, देखो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। और मुझे टीचर बनना है, मान लो एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं इसी तरीके से WTO का। WTO के अंदर अगर आप मेंबर बन जाते हो तो आप किसी भी कंट्री का ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो आप पहले क्या होता था, किसी भी कंट्री का ट्रेड करने के लिए इसलिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इसी तरीके से यदि कनाडा के अंदर मैं जाता हूँ और वहां मैं किसी कोर्स को कर लेता हूँ तो मैं ऑटोमेटिक वहां का एलिजिबल हो जाऊंगा, मुझे टीचिंग लाइसेंस वहां आराम से मिल जाएगा। और वो कोर्स और ऑब्वियसली ऑनलाइन कोर्स होता है। वो ऑनलाइन कोर्स ले लो या ऑफलाइन कोर्स ले लो, जो आपको लेना है ले लो कनाडा में। और भाई वहां पे आपको डिग्री मिल गई, वहां की डिग्री देखने के साथ ही एंड टू एंड आपको लाइसेंस दे देंगे वहां पे 1 साल का या 5 साल का। तो लाइसेंस मिलते के साथ ही आप जॉब करो आराम से। तो इसके अंदर क्या था, पहले जो ट्रेड होता था उसके लिए पर्टिकुलर की लाइसेंस देना पड़ता था। अगर आप WTO के मेंबर बन जाते हो तो आप इजीली वो लाइसेंस इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बेटा कुछ फंक्शंस थे जो WTO के अंदर किए जाते थे। इसके अलावा भी काफी है, लेकिन मैंने मेन में लिखे हैं जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना सही रहता है। सर ये वर्ल्ड बैंक वाला बताना, थर्ड वाला एक बार। बेटा ये होता है कि ये कॉपरेट करता है वर्ल्ड बैंक के साथ। मतलब WTO जो भी डिसीजन लेगा ना वो अकेले नहीं लेगा, वो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर लेगा। मतलब कोई भी जैसे अगर मान लो इस साल WTO ने बोला भाई कि भाई कहता सऊदी के साथ सऊदी को छोड़ो आप, जैसे सबसे ज्यादा डेंजर कंट्री कौन चली, किंगजॉन वाली कंट्री कौन सी है? नॉर्थ कोरिया होता है। नॉर्थ कोरिया है। अपन नॉर्थ कोरिया को इन्वॉल्व करना है नहीं करना, तो अगर मान लो नॉर्थ कोरिया ऑफर करता है कि मैं इंडिया के अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, और ये WTO को ऑफर करता है मैं आपका मेंबर बनना चाहता हूँ, तो WTO पहले IMF से और वर्ल्ड बैंक से क्या करेगा,
तीनों ऑर्गेनाइजेशन आपकी फिनिश हो गई। अब है बेटा जो आपने एलपीजी पढ़ा है पूरा, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़े हैं, एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ा है, जो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, पूरे चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर आपने किस किस चीजों के अंदर मतलब कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे हैं इसके, कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे हैं इकोनॉमिक में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, और कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, और कौन से इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, उसको डिस्कशन करना है हमें। मतलब कहाँ पे हम अचीव कर, जो चीजें हमने अचीव कर ली है, तो भी हमने अचीव करा है, और जहाँ पे भी हम फेलियर हुए हैं, जहाँ पे हम फेलियर हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, सक्सेस या फेलियर, कहाँ पे हम सक्सेस हो गए हैं और कहाँ पे हम फेल हो गए हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट बताऊंगा मैं पहले इसके, आफ्टर दैट में नेगेटिव इम्पैक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो एलपीजी के बेटा पॉजिटिव इम्पैक्ट, एलपीजी कहाँ पे सक्सेस हुई है हमारी। तो देखिए एलपीजी के बेटा अचीवमेंट ऑफ एलपीजी या इकोनॉमिक रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर बेटा कौन कौन से हमने अचीवमेंट हासिल कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमी क्या बन चुकी है बेटा, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो वाइब्रेंट इकोनॉमी बन चुकी है। मैंने जब आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था तो मैंने वहां पे एक इकोनॉमी आपसे डिस्कस करी थी, वाइब्रेंट इकोनॉमी। क्या डिस्कस करा था बेटा, वाइब्रेंट इकोनॉमी, याद है आपको। वाइब्रेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती थी, जो नई नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है, जो इनोवेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। तो इंडियन आफ्टर एलपीजी आने से इंडिया के अंदर बेटा जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो तेजी से बढ़ने लगी। जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमी के पास बेटा, हमारी इकोनॉमी के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या आने लगा बेटा, अमाउंट आने लगा, ठीक है, मनी आने लगी। और जो जीडीपी की ग्रोथ रेट काफी हद तक बढ़ गई। इससे मेरे को कुछ डेटा भी है। डेटा ये है 1991 में जब हमने एलपीजी को अडॉप्ट करा था तो इंडिया की ग्रोथ रेट पता 1.3%, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी क्या थी, 1.3% थी। बट आपको पता है 2013 और 14 में जो ग्रोथ रेट काउंट की, कितनी काउंट की थी, 12.3% पर एनम। मतलब आप सोचिए आफ्टर एलपीजी हमारी ग्रोथ रेट कितनी तेजी से बढ़ी है, 12.3% तक पहुंच गई थी, ठीक है ना। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया बेटा, एलपीजी के थ्रू पॉसिबल हो पाया। एलपीजी से पहले ऐसे पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा क्या होता है, चेक इन इन्फ्लेशन, हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई थी, अगर आपको याद होगा महंगाई बहुत ज्यादा थी। तो चेक इन इन्फ्लेशन, चेक ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में बेटा क्या हुई, बहुत ज्यादा कमी हुई, इन्फ्लेशन में कटौती हुई। अगर आपको याद होगा हमने एलपीजी क्यों अडॉप्ट करी थी, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हाई था, है ना। देखिए किसी भी कंट्री के अंदर ना अगर फ्लक्चुएशन होता है तो फ्लक्चुएशन गुड माना जाता है, फ्लक्चुएशन गुड माना जाता है। किसी भी कंट्री के अंदर अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब कभी इन्फ्लेशन हो रहा है, कभी डिफ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, तो ये इकोनॉमिकली गुड होता है, चलो भाई अच्छा है। कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो जाए, कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाए, इट इज ए बैड फॉर इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लिए बेटा बैड हो जाता है। तो इकोनॉमी के लिए क्या हो जाता है, बैड हो जाता है। ये तो गुड होता है कि हाँ भाई उतार चढ़ाव चलने चाहिए, जब तक उतार चढ़ाव नहीं चलेगा तो इकोनॉमी कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। कंटिन्यूसली अगर इकोनॉमी के अंदर बेटा प्राइस कंटिन्यूसली राइज होते चले जाएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये बैड है। और इंडिया के अंदर ऐसा उस समय हो रहा था। बट आफ्टर एलपीजी क्या हुआ, आफ्टर एलपीजी आने पर 1991 में हमारे पता है हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की जो रेट थी 16.8% थी, मतलब इंडिया के अंदर 16% तक प्राइस बढ़ रहे थे। बट 2013 के अंदर एक डाटा आया है सामने जिसमें देखा गया जो प्राइस 16.8 तक बढ़ रहे थे, अब वो प्राइस कहां तक पहुंच चुके हैं, 9.7 तक पहुंच चुके हैं बेटा, काफी हद तक वो कम हो गए हैं बेटा। थर्ड पॉइंट होता है कंज्यूमर सोवर्निटी, कंज्यूमर सोवर्निटी, मतलब कंज्यूमर को बेटा ये क्या करते हैं, देखिए पहले क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बिफोर और आफ्टर, अगर यहाँ पे मैं एक डेमो बना देता हूँ, जैसे आपके सामने मैंने बना दिए 2 एरो, ये बेटा आफ्टर है, आफ्टर क्या हुआ और बिफोर क्या था। मतलब एलपीजी आने से पहले इंडिया में क्या था और एलपीजी आने के बाद
बाद इंडिया में क्या हुआ, एलपीजी आने से पहले फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, एलपीजी आने से पहले बेटा फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं थी। कैसे, जैसे अगर आपको याद होगा इंडिया के अंदर एक गाड़ी चलती थी, याद होगा आपको, व्हाइट कलर की, जिसमें नेता लोग घूमते थे, अम्बेसडर, ये एक गाड़ी चलती थी, इकलौती गाड़ी। तो इसकी एक तरीके से मोनोपोली थी इंडिया में, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं थी हमारे एक कंज्यूमर के पास। वो बेचारा एक ही गुड्स को खरीद कर परचेज कर पाता था, अम्बेसडर को या फिएट, फिएट तो चलो बाद में आई है और बाहर की कंपनी है, लेकिन उसके बाद फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं थी किसी गुड्स और सर्विस की, गुड्स और सर्विस की उस पर लिमिटेड चॉइस थी। बट आफ्टर एलपीजी, एलपीजी उसके पास क्या हुआ बेटा, एलपीजी आने के बाद आज के डेट में इंडिया में फोर्ड आ चुका है, टोयोटा आ चुका है, ठीक है, टोयोटा आ चुका है, मर्सिडीज आ चुकी है ना, मर्सिडीज बेंज आ चुकी है, और आपकी फोर्ड आ चुकी है, वो तो एक ही है मैंने, दुनिया भर की रॉयल आ चुकी है, बहुत सारी कंपनी, जैगवार आ चुकी है। तो अब कंज्यूमर के पास क्या बेटा, फ्रीडम ऑफ चॉइस अवेलेबल हो गई है। अब बेटा वो कोई भी कंपनी की कोई भी गुड्स खरीद सकता है जो कंफर्टेबल की जोन के अंदर आते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस उसकी क्या हो गई है बेटा, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस कंज्यूमर की क्या हो गई बेटा, बढ़ गई है। तो पहले बेटा क्या था, कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर को बढ़ावा देते हैं ये लोग, संप्रभुता इसे हिंदी में होता है, मतलब कंज्यूमर को प्रमोट करते हैं, कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाना पसंद करते हैं। आफ्टर एलपीजी पॉसिबल हो पाया है, बिफोर एलपीजी कंज्यूमर का चॉइस बिल्कुल भी नहीं होती, किसी लिमिटेड गुड्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता। बट आफ्टर एलपीजी अब देखो, आज आप बर्गर खाने आते हो तो बर्गर भी आपको 10 कंपनी का मिल जाएगा, सबवे का मिल जाएगा, केएफसी का मिल जाएगा, मैगडी का मिल जाएगा, और आपको भी 2-3 कंपनियां पिज्जा का मिल जाएगा, पिज्जा मतलब कुछ भी कहीं भी बहुत सारी एमएनसी आ चुकी है जिनके थ्रू आपको गुड्स अवेलेबल हो पाएंगे। बट पहले क्या होता था, मिलते नहीं चीजें। पिज्जा को देख लो, पहले पिज्जा क्या होता था, डोमिनोज का नाम मशहूर था, अब दुनिया भर की पिज्जा की कंपनियां ओपन हो चुकी है। तो ये एमएनसी जितनी एंटर करती है इंडिया में उतनी ज्यादा बेटा कंज्यूमर के पास चॉइस बढ़ती चली आती है। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि वो गुड्स बनाना पसंद करते हैं जो कंज्यूमर को पसंद होता है। A check on fiscal deficit, a check on fiscal deficit, fiscal deficit याद है आपको, मैंने बताया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, fiscal deficit याद आपको होना चाहिए, याद है बेटा किसी को? सर गवर्नमेंट लोन देती है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, गवर्नमेंट बोरो करती है। जब गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, बोरो करती है। और बेटा ये जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है बहुत ज्यादा, तो बेटा ये बहुत ज्यादा हाई था उस समय, अगर आपको याद होगा, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा बोरो कर रखा था। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बेटा क्या था, उसकी रिसिप्ट से, गवर्नमेंट की रिसिप्ट से ज्यादा था। अब गवर्नमेंट 100 रुपए कमाती थी तो गवर्नमेंट खर्च कितने करती थी, 150 रुपए। तो गवर्नमेंट को लॉस कितने का होता था, 50 का। और इस लॉस को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी बेटा, बोरो करती थी। गवर्नमेंट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, बोरो करती थी। अब बेटा बोरो करने के लिए पहले पता है इंडिया के अंदर जब 1990 मेरे पे कुछ डेटा अवेलेबल है, उस समय हमारा ना 8.5% लॉस चल रहा था। हमने मतलब अगर हम 100 करोड़ रुपए कमाते थे, 100 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए का हमारा हमेशा लोन होता था। 100 करोड़ में से 8 करोड़ मतलब जीडीपी का 8.5% तो हमने लोन ले रखा होता था हमेशा। लेकिन अब वो कम हो गया, 4.5 हो गया है। जो 2013 का डाटा है, 2013 का डाटा है वो कितना हो चुका है, 4.5 हो चुका है। मतलब जो 8.5% था अब वो 4% कम हो गया, 4.5% रह गया है। मतलब आज के डेट में इंडिया आज भी लोन लेती है, बट इतना ज्यादा लोन नहीं लेती जितना पहले लेती थी। पहले लोन का जो लेवल था बहुत ज्यादा हाई था। इंडिया हमेशा बोरिंग के ट्रैप में, डेब्ट ट्रैप में रहता था। इंडिया हमेशा बेटा किस में फंसा रहता था, डेब्ट ट्रैप में। इस पॉइंट में याद बताता हूँ, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको याद होगा इंडिया के अंदर बिल्कुल डॉलर क्या होता है यार था बेटा, खत्म होता यार था। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया के पास डॉलर बेटा बिल्कुल खत्म हो गया था। आपको बताया था ना, इंडिया पे इतना भी डॉलर नहीं था कि वो 2 वीक के लिए फूड आइटम मंगा सके फॉरेन से। बट आफ्टर एलपीजी क्या हो गया बेटा, आफ्टर एलपीजी आने से क्या हो गया बेटा, इंडिया का नाम, इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी थी। ग्लोबल इंडस्ट्री का मतलब समझते हो कि वो बहुत सारी कंपनियों ने इंडिया के अंदर एंटर भी करा, और इंडिया की इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगी थी, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री भी बाहर जा रही थी। अब फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में आ रही थी और इंडिया की इंडस्ट्री बाहर जा रही थी। जब फॉरेन की ग्लोबल इंडस्ट्रियों में, या एमएनसी लिखो उसकी जगह आप,
कंपनियों ने इंडिया में आना स्टार्ट किया, तो क्या लेकर आई वो इंडिया के जब अंदर आई तो क्या लेकर आई बेटा, वो पैसा लेकर आई, वो डॉलर लेकर आई, और डॉलर लेकर आई तो इंडिया के अंदर बेटा क्या हुआ, इंडिया के पास रिजर्व डॉलर का बढ़ने लगा, डॉलर का जो रिजर्व है वो बढ़ने लगा। और मैंने क्या बोला था, इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा एलपीजी से पहले इंडिया के अंदर मैंने बताया था डॉलर बिल्कुल खत्म होने लगा था, इंडिया के पास इतना भी डॉलर नहीं था कि वो जिन लोगों से उन्होंने लोन ले रखा है उनको इंटरेस्ट पे कर सके, इतना भी इंडिया के पास पैसा अवेलेबल नहीं था। इवन इंडिया के पास इतना भी पैसा अवेलेबल नहीं था कि फूड आइटम इंपोर्ट कर सके। बट आफ्टर एलपीजी एमएनसी कंपनियों ने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया, और जितने ग्लोबल कंपनियां थी इंडिया के अंदर उन्होंने एंट्री करा, और आरबीआई के पास ये डॉलर कहाँ पे रिजर्व होने लगा बेटा, आरबीआई के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डॉलर बढ़ने लगा, हमारे आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डॉलर बढ़ने लगा। तो बेटा ये कुछ सक्सेस अचीवमेंट करी थी हम लोगों ने जो आफ्टर एलपीजी हुआ था, जिससे हमारी कंट्री एकदम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ी थी आगे। और भी एक पॉइंट और है, जैसे आप लिख सकते हो कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल में बढ़ा था इंडिया में। कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ था भाई, कंपटीशन का फायदा क्या मिलता है, जब कोई फॉरेन कंट्री इंडिया के अंदर आती है तो इंडिया के अंदर जो कंपनी है वो भी तो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगी, तो कंपटीशन बढ़ता है, उसका फायदा हमेशा किसको मिलता है बेटा, कंज्यूमर को मिलता है। तो एक पॉइंट कंपटीशन वाला भी डाल सकते हो आप। हाँ जी रिद्धि बताओगे क्या बताया बेटा। सर इससे आपने बताया फर्स्ट पॉइंट वाइब्रेंट नॉन इकोनॉमी। सर इसने बताया कि एलपीजी की वजह से जो है जीडीपी जो है इंक्रीज हो गई थी, इसकी वजह से इकोनॉमी में जो है रुपी जो है वो बढ़ रहा था। जो 1991 में 1.3% जीडीपी थी वो 2013 में 12.3 जीडीपी% हो गई थी। और सर सेकंड पॉइंट बताया अटैक ऑफ इन्फ्लेशन। सर इसमें आपने बताया कि जो फ्लक्चुएशन जो होते हैं वो गुड होते हैं, और अगर इकोनॉमी जो है इन्फ्लेशन में ही बढ़े जा रही है तो वो बैड माना जाता है। तो सर इसमें और था कि जो एलपीजी से पहले 1991 में जो प्राइस रेट था वो था 16.8%, जो एलपीजी के बाद 17% में लिख सकते हो, जो 16.8 लिखा है ना 17% में लिख सकते हो आप। यस, वो 2013 में 10% हो गया था। और सर थर्ड पॉइंट बताया कंज्यूमर सोवर्निटी। सर इसने बताया कि जो एलपीजी से पहले जो है कंज्यूमर्स के पास चॉइस नहीं थी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, बट एलपीजी के बाद उनके पास चॉइस आ गई कि वो अपने चॉइस का गुड और सर्विसेज ले सके। सर फोर्थ पॉइंट बताया अ चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होता है जिसमें हम अपनी गवर्नमेंट की बॉर्निंग्स निकालते हैं एक्सपेंडिचर माइनस इनकम करके। सर उसमें बताया कि जो एलपीजी से पहले हमारी जो फिजिकल डेफिसिट थी मतलब बोरिंग्स थी वो बहुत ज्यादा थी, समवेयर अराउंड 8.5, जो कि एलपीजी के बाद डिग्रेड हो गई 4.5 पर। सर लास्ट पॉइंट था इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें था कि एलपीजी के आने के बाद जो एलपीजी जब नहीं था तो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज जो अमाउंट था वो बहुत बिल्कुल कम था, बिल्कुल था ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम था। और एलपीजी के बाद वो इंक्रीज हो गया क्योंकि एमएनसी जो है इंडिया के अंदर आके सेटल होने लगी। तो आपको पता है इस समय मतलब जब एलपीजी आई तो इंडिया इस समय वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आती है फॉरेन रिजर्व के लिए, जिसमें $70 अवेलेबल है। इंडिया की रैंक क्या है आपको पता है? सर समवेयर अराउंड आई गेस 6। हाँ बेटा वो 6 है। कितनी रैंक है? 6 रैंक है। ये आप डाटा लिख सकते हो इस वाले पॉइंट में कि इंडिया की बेटा 6 रैंक है आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड में, जिसमें $70 अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडिया 6 रैंक पे आता है, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में मतलब फॉरेन रिजर्व अवेलेबल है, तो वो इंडिया का नाम ही आता है।
रीजन पता है क्यों? क्योंकि देखिए जब हमारा एग्रीकल्चर डाउन हुआ तो ऑब्वियसली हमारे